हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाइट रिएक्शन का जो जेड स्कीम था, आपको याद होगा। वो हमने देखा था कि जेड स्कीम मतलब लाइक आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो आपका फोटो सिस्टम सेकंड से शुरू होता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन होते हुए आपके फोटो सिस्टम वन से होते हुए फाइनली NADP को जाकर के मिल जाते हैं, जहां आपका एक रिड्यूस प्रोडक्ट NADPH2 बनता है। तो उसी को आज हम फिर से दोबारा से एक तो ये देखेंगे कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझेंगे। और थोड़ा बहुत हम देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द फोटो सिस्टम इन मेम्ब्रेन के अंदर आपके जो फोटो सिस्टम है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, ये वाली बात भी हमें देखनी है, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इस बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चले करते हैं शुरू, जहाँ हमने लास्ट बार छोड़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा या फिर आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। तो यहाँ से हमने छोड़ा था, ये मैं आपको बता रहा था कि भाई इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आपके वहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, LHC होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जो रिएक्शन सेंटर है वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको जा करके मिलते हैं। एक ये बात थी हमारी कि भाई मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से चीज़ें अरेंज होती हैं। तो देखो यार, दो पार्ट मैंने कहा था मेम्ब्रेन के होते हैं। एक पार्ट आपका होता है ये वाला रीजन, जो कि आपका होता है एप्रेस्ड रीजन, जो कि आपका एक दबा हुआ पार्ट होता है, एप्रेस रीजन। तो एप्रेस रीजन, और एक होता है आपका नॉन एप्रेस रीजन जो सरफेस वाला होता है, जैसे कि एप्रेस रीजन है। एक आपका नॉन एप्रेस रीजन होता है जो मतलब सरफेस पर होता है। तो जो आपका नॉन एप्रेस रीजन है वहाँ पर आपको साइटोक्रोम B6F, देखो साइटोक्रोम B6F तो आपको सारी जगह पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका ATP सिंथेज जो है वो नॉन एप्रेस पर रहेगा और आपका फोटो सिस्टम 1 जो है वो नॉन एप्रेस पर रहेगा। फोटो सिस्टम 2 जो है वो आपका एप्रेस्ड एरिया में पाया जाएगा। तो ये कुछ सवाल है, कभी कभी आ जाते हैं कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है, फोटो सिस्टम 2 कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना, बाकी यहाँ से नहीं आएगा। एक चीज़ है स्ट्रोमा लैमेली, तो स्ट्रोमा लैमेली का एक बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखोगे। बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो स्ट्रोमा लैमेली होती है वो आपकी, भाई साहब, उसमें आपका केवल फोटो सिस्टम 1 होता है और यहाँ पर आपका जो FNR वगैरह जो एंजाइम होते हैं, NADP रिडक्टेज वगैरह, वो नहीं पाए जाते हैं और फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। तो ये इसका सवाल बनता है कि भाई स्ट्रोमा लैमेली में केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 होने की वजह से आपका जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो नहीं हो पाता, यानी फोटो सिस्टम सेकंड तो है ही नहीं, तो फोटो सिस्टम 1 है तो वहाँ केवल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही हो पाता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। ये वाला सवाल इसका क्रिएट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, फिर ये एक मेम्ब्रेन मैंने बनाई है। यहाँ इस मेम्ब्रेन में आप देखोगे कि किस तरह से आपके जो अरेंज हुए हैं फोटो सिस्टम। तो पहले में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में आपको एक चीज़ लगी हुई दिखाई दी है, दैट इज़ द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक जो कॉम्प्लेक्स है जो कि थैलेकोइड में, अगर आप थैलेकोइड में देखोगे, तो मैं यहाँ वैसे ही बना रहा हूँ, ये मान लो थैलेकोइड है और इस थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में यहाँ पर मान लो आपका फोटो सिस्टम सेकंड लगा हुआ है, तो उसके साथ मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या होती है। तो पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आपकी कहाँ है, ल्यूमेन में अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में मिलता होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने इसे अंदर की तरफ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर टूटता है, कब टूटता है, देखो आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपका फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P680 होता है और वो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी लेकर के बहुत सारी, क्योंकि वो पीछे एंटीना से भी एनर्जी लेता है और फिर उसकी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं छोड़ करके, और उनको कोई प्राइमरी एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज अ फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। फिर मैंने कहा था आपका जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम का, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उस ऑक्सीडाइज रिएक्शन सेंटर को वाटर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तोड़ करके, ये इलेक्ट्रॉन फिर वाटर वाले जाएंगे आगे यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि वाटर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फिर जो आपका वो है क्या बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है, उसको ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस करने के काम आएंगे, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन जो है वो ल्यूमेन में निकलेगी। एक सवाल ये पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी, तो आप ध्यान रखना ऑक्सीजन जो है वो आपकी ल्यूमेन वाले एरिया में निकलेगी, इंपॉर्टेंट है ये बात भी। फिर यहाँ से क्या होता है कि फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यूनॉन साइकिल होती है यहाँ पर, उस क्यूनॉन साइकिल में जाते हैं, तो वो यहाँ नहीं पढ़ाते आपको, ठीक है, तो आएगी भी नहीं, उसमें सवाल कुछ क्रिएट नहीं होता, ठीक है। उसमें एक इनिबिटर का सवाल क्रिएट होगा कि कौन सा इनिबिटर कहाँ क्रिएट, जहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है। तो एक DCMU करके एक इनिबिटर होता है, वो आपका वहाँ क्यूनॉन साइकिल पर अटैक कर देता है
और ठीक है, DBMIB एक होता है, वो आपका प्लास्टोक्विनोन से आगे रोकता होता है, साइटोक्रोम B6F तक का जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर आपका वो अटैक करता होता है। तो इससे बाकी वो वाले सवाल नहीं आते क्विनोन साइकिल का, ठीक है, अभी PGT में भी नहीं आता है, ठीक है। और तो यहाँ क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। फिर प्लास्टोक्विनोन, मैंने कहा था कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो स्ट्रोमा की साइड से बाहर से, मतलब थैलाकोइड के अंदर, ये तो ल्यूमेन है, इधर मैं बना रहा हूँ ल्यूमेन, और ये है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा वाली साइड से वो प्रोटॉन उठा लेता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर एक प्रोटॉन वो ले लेगा, वो बना लेगा प्लास्टोक्विनोल, इसको आप कहते हैं प्लास्टोक्विनोल बना लेगा। फिर प्लास्टोक्विनोल से जब आपका साइटोक्रोम B6F जो है, ये एक एंजाइम आप इसे कह दीजिए या फिर एक पंप की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा, ये एक ऑक्सीडेज तरह का है, ऑक्सीडेज ही मान लो इसको आप। ये क्या कर रहा है, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोल जो है आपका, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर आगे चले जाएगा, और इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन को पकड़ के, इसकी छुड़वा के हाइड्रोजन, प्लास्टो जो क्विनोल है इसकी हाइड्रोजन ले करके इसको कहाँ छोड़ देगा, ल्यूमेन में छोड़ देगा। तो इसे क्या कर रहा है, while it is transporting an electron it will transfer one proton inside the lumen from the stroma, यानी कि स्ट्रोमा की तरफ से उठा करके एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन को अंदर फेंक दे रहा है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि भाई साइटोक्रोम B6F के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है आगे देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा। तो एक सवाल मैंने कहा था प्लास्टोसाइनिन का आएगा, पूछेंगे प्लास्टोसाइनिन कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में होता है, और कैसा होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ये एक सवाल है, ध्यान रखना। प्लास्टोसाइनिन इज एन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये वाला सवाल ध्यान रखना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द फोटोसिस्टम सेकंड एंड द फोटोसिस्टम 1, इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू द फोटोसिस्टम 1। और जब उसके इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के ट्रांसफर होकर भाग जाएंगे, यानी जब फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, तो ये उसको आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका एक सवाल हो जाता है कि भाई ये कॉपर कंटेनिंग होता है प्लास्टोसाइनिन, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आपका यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में आएगा, फिर वहाँ आपको पता है इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइटेड होंगे, आयरन सल्फर क्लस्टर्स को जाएंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं, उनको पहुँचेगा, और फिर फाइनली फेराडॉक्सिन जो कि आपकी स्ट्रोमा की तरफ है, उससे फिर FNR एंजाइम के पास जो कि स्ट्रोमा की तरफ है। फिर FNR जो है वो आपका एक NADP को यहाँ रिड्यूस कराने में मदद करेगा, दैट विल रिड्यूस टू फॉर्म NADPH2। और यहाँ फाइनली जो हाइड्रोजन ली है इस रिडक्शन के दौरान, वो हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा से उठाई गई है, ठीक है। ये स्ट्रोमा है तो हाइड्रोजन कहाँ से ली होगी, यहीं से ली होगी, ठीक है। और ये एक तरह का जो यहाँ भी दिखाया है, ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो मैंने दिखाया है। पर इसमें भी एक बात समझने की ये है कि अगर मान लीजिए FNR एंजाइम नहीं है, मान लीजिए FNR नहीं है, मान लीजिए स्ट्रोमा लैमेली की बात चल रही है, मान लीजिए वेवलेंथ जो है वो 680 से बाहर की आ रही है, 680 के बाद की वेवलेंथ है, उससे पहले की वेवलेंथ नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में ये होगा कि जो फेराडॉक्सिन है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा वापस से ना, इसको PQ को। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर फोटो सिस्टम 1 में ही घूमते रहते हैं, ऐसा है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 के पास अलग से PQ, साइटोक्रोम B6F और ये सब होता है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। फोटो सिस्टम 1 के पास भी होता है, फोटो सिस्टम 2 के पास भी होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर FNR एंजाइम नहीं है और मान लो वेवलेंथ जो है वो आपकी 680 से ज़्यादा की आ रही है, 700 की आ रही है, तो ऐसे में फिर फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को PQ को दे देगा, और फिर तब फिर एक प्रोटॉन अंदर आएगा, वो तो होगा ही, प्रोटॉन तो अंदर आएगा ही, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है गोल 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 ऐसे 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 यही घूमते रहेंगे। तो इससे भाई बात ये होगी कि प्रोटॉन अंदर आता रहे, बार बार स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ये तो होता रहेगा। और बाकी फिर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की जो एनर्जी है, उसका काम यही है कि वो प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में लाएगी। अब हमें ये जानना है कि जो ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन आ रहा है, ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन को भरा जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब मेन बात ये है कि जो ल्यूमेन में प्रोटॉन डाल दिया गया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका हम क्या लाभ लेंगे, ये यहाँ देखने वाली बात होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं जो कि पॉइंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा है कि फियोफाइटिन इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि फियोफाइटिन एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फियोफाइटिन आपको कहा था मैंने, एक बात बताई थी कि भाई ये मैग्नीशियम नहीं रखता है, ये है क्लोरोफिल ही पर ये मैग्नीशियम नहीं रखता है, उसके जगह पे हाइड्रोजन रखता है। प्लास्टोक्विनोन क्या है, प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि आपका मेम्ब्रेन के अंदर घूमता रहता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो वो एक हाइड्रोजन आयन को कैरी करके अंदर डालता है। साइटोक्रोम B6F क्या करता है, ये आयरन रखता है, ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम से तो आयरन तो रखेगा ही। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए 2 साइटोक्रोम है, एक B6 है, एक F है। ये एक एंजाइम भी होता है, मेरे भी एक एंजाइम की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, प्रोटॉन भी पंप करता है।
प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का पिगमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस तरह के सवाल डायरेक्ट आता है, आप याद करना इसको कि कॉपर कंटेन करता है, पूछा जाता है। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फोटो सिस्टम सेकंड और 1 के बीच में। फिर है आयरन सल्फर क्लस्टर्स, दे आर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो आपके आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। इन स्ट्रोमा लैमेली ओनली PS2 एंड NADP रिडक्टेज इज एब्सेंट। ये लाइन आप याद रखोगे कि स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज नहीं होता है, तो वहाँ केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, वहाँ आपका NADPH2 नहीं बनता। तो ये एक बढ़िया बात है कि वहाँ NADPH2 नहीं बनता। पर आपका जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फोटो सिस्टम 1 में, जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो वहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो फिर दो तरह का है, एक तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी 2 भी। नॉन साइक्लिक में NADPH2 बनता है, नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर होता है और ATP का फॉर्मेशन भी होता है। तो यही सवाल बनते हैं बस डायरेक्ट यहाँ से, भाई किस में क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नॉन साइक्लिक ETS में आपका दोनों इन्वॉल्व होते हैं, हाँ जी होते हैं, NADPH बनता है, जी बनता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर है जी, ATP बनता है, हाँ जी बनता है। और साइक्लिक ETS में आपका केवल PS1 होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ये सब चीज़ें, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बस इतना सवाल है, डायरेक्ट है, याद कर लेना आप ये बात। नेक्स्ट एक नोट है जी, यहाँ नोट में लिखा है कंपाउंड हैविंग हाई रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड कंपाउंड हैविंग लो इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स पोटेंशियल वो लूज करता है। तो आपका जो जेड स्कीम मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी उसमें क्या था कि अरेंजमेंट ऑफ कैरियर जो था वो रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ था, उसे आप यही ध्यान रखना। जो PS1 है वो थोड़ा PS2 से ऊपर होता है, वो भी इसलिए ऊपर होता है क्योंकि वहाँ रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगा हुआ होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल में क्या होता है कि अगर लो टू हाई जाता है तो उसको डाउन हिल जर्नी कहते हैं, ठीक है, और अगर मान लो हाई टू लो जाता है तो इसको अप हिल जर्नी कहते हैं। ये वाली बात आप ध्यान से पढ़ना। प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये एक नोट है, एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो कि पीटर मिचेल ने दी थी, ये आपकी पीटर मिचेल ने दी थी, और ये आपको बताती है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो से ATP का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, क्या बात है। इसमें एक मेन बात है जो समझने वाली बात है, ये फोटो है NCERT का एक फोटो है, तो ये अच्छा फोटो है, मतलब अच्छा है ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सेम बात है, ध्यान रखने की बात ये है कि भाई इसमें वाटर है, वाटर कहाँ टूट रहा है, ल्यूमेन में टूट रहा है। इस तरह के सवाल क्रिएट होंगे, वाटर कहाँ टूटता है, ल्यूमेन में टूटता है। वाटर टूटने से ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ निकलती है, ल्यूमेन में निकलती है। प्रोटॉन कहाँ निकलते हैं, ल्यूमेन में निकलते होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फोटो सिस्टम सेकंड में, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हो। फोटो सिस्टम सेकंड के पास चले गए कौन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आगे। फिर मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको पता होना चाहिए, मेम्ब्रेन के अंदर ही प्लास्टोक्विनोन होता है, यहाँ प्लास्टोक्विनोन है, फिर ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बनाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लेगा, और प्रोटॉन ले करके क्या करेगा, प्रोटॉन लेकर के क्या करेगा, इसको PQ को देगा, PQH2 बनाएगा, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इसके साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे तो मैंने कहा था ये प्रोटॉन को अंदर छोड़ देगा। ये भी बस यही एक बात है, प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन इसमें से निकलते हुए दिखाने, ये ऐसे दिखाए गए हैं, ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। प्रोटॉन यहाँ साइटोक्रोम B6F है, उसको पकड़ के अंदर फेंक देता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है PC को, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन कहाँ है, देख लो आप, पोजीशन देख लो, मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है, ल्यूमेन साइड पे है। ये वाली बातें ध्यान रखना, सवाल आएंगे बहुत बढ़िया, ल्यूमेन साइड पे है। फिर आप देखोगे कि आगे गया ये P700 यानी कि जो आपका फोटो सिस्टम 1 है उसके पास गया, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही जैसे मैंने बताया फेराडॉक्सिन के पास गए, FNR के पास गए, और फिर आगे NADPH2 बन गया स्ट्रोमा में, ठीक है। तो बात ये हुई है कि एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ कर अंदर डाला गया, एक हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ NADP ने यूज कर लिया। तो भाई फाइनली बात यह है कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की कमी है, और अंदर वाटर टूटने से हाइड्रोजन बन रहा है, अंदर जो है ये ट्रांसपोर्ट से भी आ रहा है, PQ भी फेंक रहा है अंदर, तो अंदर जो है H+ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अंदर H+ ज़्यादा हो जाने का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स मेरे ख्याल से जनरेट हो जाएगा भाई इस मेम्ब्रेन पर, यहाँ अंदर प्लस 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 हो जाएगा, अभी बाहर एज कम्पेयर टू माइनस हो जाएगा। और अब यहाँ ग्रेडियंट जो डेवलप हो गया है, अब ग्रेडियंट को तोड़े कैसे, तो तोड़ने के लिए मेम्ब्रेन में ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं जो कि आपके ATP सिंथेज होते हैं, जिनमें कि 2 यूनिट हैं, एक CF नोट
जो कि एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ पार्ट होता है अंदर का, ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ पार्ट है इसका। और बाहर एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन होती है जो कि CF1 है। अच्छा, इसमें C इसलिए लगाया कि क्लोरोप्लास्ट का है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का होता तो फिर F0 F1 लगता, तो ये थोड़ी सी C वैसे ही लगाया क्लोरोप्लास्ट के लिए, है वो यही, ठीक है। ध्यान रखना CF0 जो है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है कि जिससे केवल प्रोटॉन्स जो है वो पास होते हैं, और CF1 जो है उसमें उन प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्ट से कन्फर्मेशनल चेंज होता है। उस कन्फर्मेशनल से चेंज से फिर ये ADP और फॉस्फेट जुड़ करके यहाँ ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से क्या होता है, ATP बनता है। तो उसमें ऐसा है, किताबों में लिखा हुआ है, अच्छी किताबों में, कि 3 हाइड्रोजन जब मूव करते हैं तो एक ATP बनता है। ऐसा सवाल अगर आए तो आप देखना ध्यान से, इसमें NCERT में भी 2 हाइड्रोजन लिखे हैं, पर 3 हाइड्रोजन आते हैं तो एक ATP बनता है, ठीक है ना। तो फिर जो हाइड्रोजन यहाँ निकलेगी, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, NADP रिडक्टेज एंजाइम इसको यूज कर लेगा और NADPH2 बना देगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन आप पढ़ लेना एक बार, कि NADP रिडक्टेज जो है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यूज कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर की, सीधी सीधी बात है, अभी वाटर वाली हाइड्रोजन है, ये वाटर की हाइड्रोजन बाहर आई थी, अब ये NADPH2 के पास चली गई, इलेक्ट्रॉन पहले ही उसके पास ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए पहुंच गए थे। तो यानी वाटर का इलेक्ट्रॉन, वाटर की हाइड्रोजन दोनों अब किसके पास है, NADPH2 के पास है। और इस चक्कर में सारे घुमाव फिराव में ATP बना लिया गया है, यानी एनर्जी जो थी वो ATP की फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर ली गई है। अगर ये केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक होता तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में केवल क्या होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो से प्रोटॉन तो अंदर आते, वाटर टूटता नहीं, वाटर केवल नॉन साइक्लिक में टूटेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे तो फिर कहाँ से आएंगे। तो यहाँ साइक्लिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के वापस आते हैं, NADP के पास नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ATP बनता है। तो साइक्लिक में ATP बनता रहता है, जबकि NADPH2 नहीं बनता। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ सवाल हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में कभी कभी आते हैं, आप ध्यान से इन्हें याद कर लेना। 8 फोटोन रिक्वायर्ड होते हैं एक O2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए, ये वाली डायरेक्ट लाइन याद करना। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट यही है कि लाइट क्वांटा फोटोन रिक्वायर्ड फॉर रिलीज फॉर 1 O2, एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने फोटोन चाहिए होते हैं। समझ रहे हो बात को, इसे क्या कहते हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिला है 8 फोटोन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 O2 मॉलिक्यूल, तो दैट इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट, दोनों फोटो सिस्टम के लिए है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए 2 फोटोन चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है तो 8 फोटोन्स होते हैं। इस तरह का कोई सवाल आए तो आप इस बात को देख लेना थोड़ा बहुत, है ना। फिर है क्वांटम यील्ड, कि भाई कितनी O2 पर फोटोन बनती है, पर फोटोन से कितनी O2 का निर्माण होता है। तो लगभग 1/8 O2 है ना, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, 1/8, या फिर उसको डिवाइड करके देख लेना कितना 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो कर लेना आप, है ना। ये वाला सवाल आ जाता है कि भाई क्वांटम यील्ड क्या है, तो क्वांटम यील्ड होती है कि पर क्वांटा जितनी यील्ड हुई हो तो वो क्वांटम यील्ड होगी। 2 वाटर टूटते हैं, एक O2 निकलता है, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 8 फोटोन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये वाली बात बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद का मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ये वाली चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, लाइट रिएक्शन मैंने पिछली बार पढ़ाई, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ जा करके हमारा लाइट रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जा रहा है। बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक आइडिया है, बाकी आप हायर्स के लिए जा सकते हैं अच्छी बुक्स के साथ, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कि क्या कहाँ किस तरह से क्या होता है। वही देखो, जो एग्ज़ाम्स है ना, आपको लगता होगा भी पता नहीं क्या पूछते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ। देखो CSIR नेट तो ये है नहीं कोई भी एग्ज़ाम ना, बाकी के जो एग्ज़ाम है छोटे मोटे ये सब बहुत बेसिक पूछते हैं, मतलब इतना हाई नहीं पूछते हैं। बस ये है कि कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आपकी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। रटने वाली चीज़ें आपको मतलब मे बी नहीं मिल सकती हैं, एक आधी नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जो सवाल बनेगा वो मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक का रोक के रखेंगे, क्योंकि आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डार्क रिएक्शन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको 1 बार 2 बार पिछले वाली वीडियो देखना, इसको भी देखना, आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बने रहना चैनल के साथ, बाय बाय।